हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी विद रामपाल जी सर पर। आज का अपना वीडियो है बच्चों क्लास 11th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ये जो क्लासिफिकेशन है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है और क्यों करते हैं। तो एक बार आप इमेजिन करो कि अगर एक कोई आपके पास एक ह्यूज लाइब्रेरी है जिसमें मिलियंस ऑफ बुक्स हैं। अगर हमें किसी स्पेसिफिक बुक को फाइंड आउट करना पड़े तो क्या हम इन मिलियंस बुक्स के अंदर से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं क्या इजीली? नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें या तो हम बुक के टाइप के अनुसार, उसके टाइटल के अनुसार, ऑथर के अनुसार, जीन के अनुसार हम उनको अरेंज करके रखते हैं। सिमिलरली अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पर पूरी पृथ्वी पर देखें तो 1.7 मिलियन के आसपास जो स्पीसीज़ हैं। ये जो स्पीसीज़ हैं इनको हम इंडिविजुअली तो पढ़ नहीं सकते, इनके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी एक प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड जो ऑर्गेनाइजिंग है किसको, मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जिससे कि इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको सिमिलरिटीज़ के आधार पर, डिफरेंसेस के आधार पर, इवोल्यूशनरी जो कनेक्शंस हैं उनके आधार पर उनको हम डिवाइड कर सकें और अरेंज कर सकें। और ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये साइंटिस्ट की स्टडी करने में, किसकी, इन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने में साइंटिस्ट को हेल्प करता है और बायोडाइवर्सिटी, आइडेंटिफाई स्पीसीज और अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड, इन सभी चीज़ों में हेल्प करता है। फिर है नेक्स्ट, अगर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आए, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इतना आवश्यक क्यों है? तो इसके लिए बच्चों हम देखते हैं, मैक्स स्टडीइंग लाइफ इजियर बाय ग्रुपिंग सिमिलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना, जो हमारी स्टडी करना, इन ऑर्गेनिज्म के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको ईजियर बनाता है और ग्रुपिंग करता है सिमिलर ऑर्गेनिज्म को एक जगह। जैसे ऑल प्लांट्स आर टुगेदर एंड ऑल एनिमल्स आर टुगेदर। अगर हम स्टडी करें तो प्लांट्स की एक तरफ स्टडी करेंगे और एनिमल्स की दूसरी जगह। इसी प्रकार जो क्लासिफिकेशन है वो हेल्प करता है किसमें, आइडेंटिफाई न्यू स्पीसीज एंड देयर रोल्स इन इकोसिस्टम। जो क्लासिफिकेशन है न्यू स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने में और इस इकोसिस्टम में उनके रोल को डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ ये जो क्या शो करता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि ए फैमिली ट्री फॉर लिविंग थिंग्स, अगर हम एक कोई फैमिली ट्री बनाते हैं तो उसमें वो एक दूसरे से जिस प्रकार से रिलेशन होता है उसी तरीके से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी एक दूसरे से रिलेटेड स्पीसीज को क्लासिफाई करता है। हम देखें इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसको किस प्रकार जो क्लासिफिकेशन है वो इवॉल्व किया गया, विकसित किस प्रकार किया गया। तो हम देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए जो अर्ली अटेम्प्ट्स थे इसको क्लासिफाई करने के लिए, वो चार तरीके से या चार पार्ट्स में बांटे जा सकते हैं। पहला था एरिस्टोटल, जो अरस्तु हैं, उनका जीवन काल था 384 बीसी से 322 बीसी, और इन अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। और ये फर्स्ट पर्सन थे जो लिविंग थिंग्स को ऑर्गेनाइज करना उन्होंने शुरू किया था। इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग तरीके से ग्रुप में डिवाइड किया। जैसे इन्होंने प्लांट्स को हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज में क्लासिफाई किया। इसी तरह इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया है किसके अंदर, टू ग्रुप्स के अंदर। पहला रेड ब्लड सेल्स वाले एनिमल्स और दूसरा विदाउट रेड ब्लड सेल्स वाले एनिमल्स।
जो रेड ब्लड सेल्स वाले एनिमल्स थे, जैसे कि ह्यूमंस है, डॉग्स है, बर्ड्स हैं, ये सभी रेड ब्लड सेल्स वाले हैं। तो इनको एक सिमिलर वर्टिब्रेट्स जिन्हें उन्होंने क्लासिफाई किया। तो ये जो क्लासिफिकेशन था रेड ब्लड सेल वाला, एक तरीके से जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में वर्टिब्रेट्स हैं उसके सिमिलर है। इसी प्रकार से विदाउट रेड ब्लड सेल्स वाला, तो इन्होंने विदाउट रेड ब्लड सेल्स में जैसे इंसेक्ट्स हैं, क्रैब्स हैं, जेलीफिश हैं, इस तरीके के एनिमल्स को एक जगह रखा। तो ये जो विदाउट रेड ब्लड सेल्स वाला है, ये हम आज के समय की क्लासिफिकेशन के इनवर्टिब्रेट्स के इक्वली इसको स्टैंड कर सकते हैं। लेकिन इनकी क्लासिफिकेशन में क्या कमी रही? तो इनकी क्लासिफिकेशन में कमी रही कि इन्होंने जो टाइनी ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया है, इनको किसी भी इवोल्यूशन के किसी भी पार्ट में इन्होंने कंसिडर नहीं किया। तो इन्हीं के बाद में, अरस्तु के बाद में सेकंड साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस, और जिनका जीवन काल है 370 से 287 BC। और बच्चों, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इनका मेन फोकस किस पे था? प्लांट्स पे। और इन्होंने इन प्लांट्स को ग्रुप में डिवाइड किया बाय देयर साइज, लाइफ स्पैन और वेयर दे ग्रो। साइज के अनुसार इन्होंने प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। और लाइफ स्पैन के अनुसार इन्होंने इनको एनुअल, बाई एनुअल और पेरेनियल इसमें डिवाइड किया। और इसी तरीके से ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, कहाँ उगते हैं, उस आधार पे इन्होंने इनको लैंड और वाटर के हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया। जैसे, और इन्होंने क्या है, अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। और हिस्टोरिया प्लांटेरम में इन्होंने लगभग 500 प्लांट्स को के बारे में डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब किया। एक टर्म है बच्चों, टैक्सोनॉमी। इस टैक्सोनॉमी को क्या कहते हैं? साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। और जो टैक्सोनॉमी वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से बना होता है, जिसमें पहला है टैक्सिस जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, और दूसरा है नोमस जिसका मतलब है लॉ, यानी कि अरेंजमेंट करने के नियम। तो दिस वर्ड टैक्सोनॉमी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एपीडी कंडोले। जो एपीडी कंडोले थे, इनके द्वारा सबसे पहले टैक्सोनॉमी वर्ड यूज किया गया था। इसके बाद में थर्ड जो अटेम्प्ट था बच्चों, अर्लियर अटेम्प्ट, वो था जॉन रे के द्वारा। इनका जो जीवन समय है 1625 से 1705। बच्चों, इन्होंने एक आइडिया दिया स्पीसीज का, और उनके अनुसार स्पीसीज किसे कहते थे? तो स्पीसीज थी ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस्ड फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स कॉल्ड स्पीसीज। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं और एक फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उन्हें उन्होंने स्पीसीज नाम दिया। जैसे सभी डॉग्स हैं वो एक ही स्पीसीज में रखे जाते हैं। इसी प्रकार उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया 2 टाइप्स के अंदर, और उनका बेस क्या था क्लासिफिकेशन का? वो था टाइप ऑफ सीड। तो सीड के टाइप के अनुसार इन्होंने 2 प्रकार से इनको क्लासिफाई किया। पहला था मोनोकोट, जैसे कि ग्रासेस जितने भी होते हैं वो मोनोकोट्स में है, और डाइकोट्स, जैसे कि जो बीन्स वाले जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी डाइकोट्स के अंदर रखे गए। 4th नंबर पे है बच्चों, उनका नाम है केरोलस लीनियस। अब बच्चों, जो केरोलस लीनियस का नाम इस टैक्सोनॉमी में या क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत बार आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केरोलस लीनियस कौन थे, इनका क्या योगदान है टैक्सोनॉमी में। तो बच्चों, केरोलस लीनियस एक स्वीडिश यानी कि स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे, और इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है बच्चों टैक्सोनॉमी में? इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने 2 किंगडम सिस्टम प्रपोज किया था, और इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला तो था प्लांटी, जिसमें इन्होंने प्लांट्स को रखा, और दूसरा था एनिमेलिया, जिसमें इन्होंने एनिमल्स को रखा। तो बच्चों, जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स क्या है? जो
जैसे कि एनीथिंग दैट सीम्स लाइक प्लांट, जैसे कि ट्री है, एल्गी है, फंजाई है, इन सभी को इन्होंने प्लांट्स में रखा। और दूसरे जो को मूव कर सकते हैं और ईट कर सकते हैं, उन सभी को इन्होंने एनिमल्स के अंदर रखा। जैसे ह्यूमन है, इंसेक्ट्स हैं, ये सभी इन्होंने एनिमल्स में रखा। इसी तरह बच्चों, जो कैरोलस लिनियस थे वो प्रोपाउंड a system of classification of plants where the plants were divided into 24 classes। इन्होंने एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया प्लांट्स के लिए, जहाँ पर प्लांट्स को इन्होंने 24 क्लासेस में डिवाइड किया। इन 24 क्लासेस में से 23 क्लासेस थी वो फ्लोरिंग प्लांट्स के रूप में इन्होंने डिवाइड किया, और एक जो रिमेनिंग एक क्लास था वो उन्होंने क्रिप्टोगेम्स के अंदर या फिर नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स में रखा। इसी तरीके से जो फ्लोरिंग प्लांट्स थे उनको उन्होंने फर्दर डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर ऑफ स्टिमन के फीचर्स के आधार पर। और इस तरीके से इन्होंने एक क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, जिन्हें जो लिनियस के द्वारा एक क्लासिफिकेशन इस स्टिमन के आधार पर प्रपोज किया गया, जिसे सेक्सुअल सिस्टम कहते हैं। और बच्चों, जो इनकी टू किंगडम थ्योरी थी उसके अनुसार क्या है, देखो अभी जैसे अपन ने ऊपर वाले जितने भी अपने साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की, तो कुछ न कुछ उसमें ड्रॉबैक्स रहे थे। ऐसे ही कैरोलस लिनियस की जो टू किंगडम थ्योरी है उसमें भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ थी, डिफरेंस कुछ कमियां थी। तो क्या थी कि ये जो टू किंगडम थ्योरी है, इट वाज नॉट पॉसिबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये टू किंगडम थ्योरी थी वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफ्रेंशिएट करने में पॉसिबल नहीं थी। इसी प्रकार से यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में भी इन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता था, और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक जो प्लांट्स हैं इनमें भी इनको डिवाइड नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार से इन्होंने जो फंजाई है, एल्गी है, इनको प्लांट्स के साथ में रखा, जबकि दे आर डिफरेंट। और इन्होंने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, इन सबको इन्होंने इस क्लासिफिकेशन से इग्नोर कर दिया। अब जो इनके बाद में आता है वो तो थे, ये जो चारों क्लासिफिकेशन बताए हमने, ये तो थे अर्लियर अटेम्प्ट्स, यानी कि स्टार्टिंग में जो अटेम्प्ट किए गए क्लासिफिकेशन के। अब जो है वो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स। तो सबसे पहला दिया अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में, और इन्होंने टू किंगडम की जगह थ्री किंगडम थ्योरी दी। और इस थ्री किंगडम थ्योरी में इन्होंने प्लांट्स, एनिमल्स और प्रोटिस्टा, या हम इनको कहे प्लांटी, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा, इन तीन किंगडम में डिवाइड किया। और जो प्रोटिस्टा किंगडम था उसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा है उनको इसमें रखा। इनके बाद में साइंटिस्ट हैं R.H. व्हीटेकर। 1969 में इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया, और इस क्लासिफिकेशन को कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम। बच्चों, ये जो 5 किंगडम सिस्टम था इसमें इन्होंने 5 किंगडम दिए। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इन्होंने इस तरीके से इनको डिवाइड तो कर दिया ग्रुप के अंदर। किसके आधार पर डिवाइड किया, तो कि जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसको डिवाइड करने के 5 किंगडम को, तो क्या क्या थे। तो पहला है सेल टाइप। तो बच्चों, इन्होंने सेल टाइप के आधार पर 2 प्रकार से डिवाइड किया, एक तो सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल थे प्रोकैरियोटिक, कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक नॉन न्यूक्लियस और कॉम्प्लेक्स या यूकैरियोटिक विथ न्यूक्लियस। दूसरा बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर, तो बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर इन्होंने 2 प्रकार से रखा, एक सिंगल सेल्ड, दूसरा मल्टी सेलुलर। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर इन्होंने ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। और कुछ ऐसे जो फूड एब्जॉर्ब करते हैं जैसे कि फंजाई।
रिप्रोडक्शन के आधार पर इन्होंने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रखे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पर या तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इन्होंने जो इवोल्यूशन लिया इस प्रकार से डिवाइड किया इन पांचों किंगडम्स के अंदर कि जो क्लोजली रिलेटेड है इवोल्यूशनरी रूप से वो उन्होंने एक ही किंगडम में रखने की कोशिश करी। अब बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको एक जगह से एक सारणी में समझने का। तो बच्चों ये सारणी है आपके नोटबुक के अंदर, टेक्स्ट बुक में दी हुई है, और जो ऊपर जो 5-6 कैरेक्टर्स दिए हुए थे उनके आधार पर ही आधारित है। तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल से देखेंगे नहीं, आप इसे अपने बुक में और इस वीडियो में जूम करके इसको आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट किंगडम मोनेरा। तो बच्चों इसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इस मोनेरा किंगडम के, तो हम देखते हैं कि ये है सिंपलेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर, प्रोकैरियोट्स होते हैं। सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन या म्यूरेन की बनी होती है, इसमें सेलुलोज एब्सेंट होता है सेल वॉल के अंदर। साथ ही मेम्ब्रेन बॉन्ड जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड नहीं होता है। इसके साथ साथ जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़ा रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसी के साथ साथ जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, और सेल डिवीज़न में इसमें एमाइटोसिस टाइप का सेल डिवीज़न होता है। साथ के साथ बच्चों सिंगल स्टैंडर्ड जो फ्लैजिला है वो इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन टिपिकल स्ट्रक्चर जो 9:9 वाली जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। कुछ मेंबर हैं मोनेरा के जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेसिटी होती है, जैसे कि एक आपने नाम सुना होगा राइजोबियम का। वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, जैसे सेफ्रोट्रोफिक और पैरासाइटिक, फोटोसिंथेटिक, कीमोट्रोप। ऑन द बेसिस ऑफ सेफ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया 4 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जिनकी शेप स्फेरिकल हो, जिन्हें हम कोकस बोलते हैं, इसका प्लूरल होता है कोकाई। रोड शेप्ड जिसे बेसिलस, जिसका प्लूरल हो गया बेसिलाई, और कोमा शेप्ड जैसे कि वाइब्रियम जिससे प्लूरल होता है विब्रियो, और स्पाइरुलम शेप्ड जिसे कि स्पाइरुलम और इसका प्लूरल होता है स्पाइरुला। तो बच्चों हम इस मोनेरा को भी अगर आगे क्लासिफाई करें तो मोनेरा है वो कुछ कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटीज। इनको 4 ग्रुपों में बांटा गया है, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। तो सबसे पहले देखते हैं आर्कीबैक्टीरिया। इन आर्कीबैक्टीरिया को भी 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मेथेनोजोइक, और ये मेथेनोजोइक जो आर्कीबैक्टीरियाज हैं वो मार्सी प्लेसेस के अंदर रहते हैं, दलदली एरिया में रहते हैं, और इसके एग्जांपल हैं जैसे मेथेनोबैक्टीरियम, मेथेनोकोकस और मेथेनोबैसिलस। दूसरा है हेलोफिलिक, ये कहाँ पर हाईली सेलाइन वाटर है उस जगह पे पाए जाते हैं, तो एग्जांपल हो गया हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस। तीसरा है थर्मोएसिडोफिलिक, जो थर्मोएसिडोफिलिस है ये कहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर के टेम्परेचर में, और एक्सट्रीम एसिडिटी यानी कि हाई पीएच वाले में भी रह सकते हैं। एग्जांपल देखें तो सेल्फोबोलस है, सेल्फोलोबस है, थर्मोप्लाज्मा है, थर्मोप्रोटस है और एसिडोथर्मस है, ये सभी इसके एग्जांपल हैं। अमोंग ऑल मेंबर्स आर्कीबैक्टीरिया आर मोस्ट प्रिमिटिव एंड स्पेशल। ये
सभी इतने सारे इसमें मोनेराज हैं, इसमें आर्की बैक्टीरिया हैं, वो सबसे प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं, जैसे कि हर्ष हैबिटेट, सबसे हर्ष टाइप के हैबिटेट, जैसे कि सेलाइन एरिया, हॉट स्प्रिंग और मार्सी एरियाज में भी पाए जाते हैं। इसकी सेल वाल है वो नॉन सेलुलोजिक होती है, पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है और कुछ प्रोटीन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें पेप्टिडोग्लाइकोन है वो एब्सेंट होता है सेल वाल के अंदर, और कीमोऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है। किसकी बात हो रही है? आर्की बैक्टीरियाज की। और ये मेथेनोजेंस होते हैं, इनकी जो गट है, नाल है, उसके अंदर पाए जाते हैं मैमल्स के, जैसे कि काऊ, गोट, बफेलो, इनके अंदर। और दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। ये मेथेनोजेंस होते हैं जिसके, ये काऊ की, बफेलो की, गोट की, इनके डंग के इसके गट, आंतों के अंदर पाए जाने के कारण ये क्या है कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण इनके जो गोबर है उसके अंदर मीथेन गैस पाई जाती है। इन आर्की बैक्टीरियाज की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखो बच्चों, दीज आर यूज्ड इन जनरेशन ऑफ बायोगैस, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, सोर्स ऑफ थर्मोफिलिक एंजाइम्स, बायोसेंसर्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एंजाइम्स, इसके रूप में इनका यूज किया जाता है। जो सेकंड ग्रुप है इसका वो है यू बैक्टीरिया। इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है? तो यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया इज डन बाय द रिजिड सेल वॉल एंड फ्लैजिलम। एक प्रकार से जो यू बैक्टीरिया है वो ट्रू बैक्टीरियाज होते हैं, और इनके ऊपर रिजिड सेल वॉल पाई जाती है और फ्लैजिलम पाया जाता है। और जो द टर्म बैक्टीरिया वाज प्रपोज्ड बाय आर्नबर्ग 1829, और जो यू बैक्टीरिया टर्म है ये आर्नबर्ग के द्वारा 1829 में दी गई थी। किसके लिए? फॉर द स्मॉल स्टिक एंड रोड शेप्ड माइक्रोब्स के लिए। और जो यू बैक्टीरियाज हैं या बैक्टीरियाज हैं, ये बैक्टीरियाज क्या है? यूनिसेलुलर होते हैं, रिजिड सेल वाल पाई जाती है और प्रोकैरियोट्स टाइप के होते हैं। इनकी सेल वाल है वो पेप्टिडोग्लाइकोन या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो मोर थिकन्ड एंड कंटेन लेस लिपिड इसके अंदर पाए जाते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। इसका इसमें डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये डिवॉइड ऑफ स्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। बैक्टीरिया है मेनली रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फ्यूजन के द्वारा या फिर बडिंग के द्वारा। अगर इनको अनफेवरेबल कंडीशन है इनके लिए, तो ये क्या स्पोर है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ बच्चों, दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर। इसके अलावा इनमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक छोटा सा पार्ट पाया जाता है, वो क्या है कि प्रिमिटिव टाइप का है, जो डीएनए है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी के साथ साथ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसके लिए ऑक्योर करता है, और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजक्शन इस तरीके से इस मेथड्स के द्वारा ऑक्योर होता है। बच्चों, बैक्टीरिया है ये डिस्कवर किया गया था एंटोनी वॉन ल्यूएनहेक के द्वारा, और ही थॉट देम टू बी एनिमल्क्यूल्स, और इन्होंने बैक्टीरिया को एनिमल्क्यूल के अंदर रखा था। फिर बाद में लुईस पास्चर थे द फाउंडेशन ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जो लुईस पास्चर है वो बैक्टीरियोलॉजी की फाउंडेशन या आधार, जो एक तरीके से मान लीजिए कि बैक्टीरियोलॉजी है वो लुईस पास्चर के द्वारा स्थापित करी गई थी। और द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज प्रूव्ड रॉन्ग बाय हिम, और स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन था ये थ्योरी इनके द्वारा रॉन्ग प्रूव करी गई। इसी तरह रॉबर्ट कोच थे 1881 में, इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया कल्चर किया
आर्टिफिशियली मीडियम के अंदर, और उन्होंने एक सर्टेन रूल एस्टेब्लिश किया कि जो डिजीज़ है वो किसके द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा होती है। दे आर कॉल्ड कोच पोस्टुलेट, और इसको उन्होंने कोच पोस्टुलेट कहा था। ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1905 फॉर दिस वर्क, और इस काम के लिए, बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली कल्चर करने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिली थी। और रॉबर्ट कोच है वो फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द डिस्कवरीज रिलेटिंग टू माइक्रोब्स वर डन बिटवीन 1885 to 1914. Hence, this period is called the golden age of microbiology. बच्चों, माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स इन द लिविंग वर्ल्ड। द लेक ए सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मास आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ज़्यादातर जो माइकोप्लाज्मा है वो क्या है, पैथोजेनिक होते हैं। किसमें, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। कुछ बैक्टीरियाज हैं जो पैथोजेंस होते हैं, उनके द्वारा ह्यूमंस, क्रॉप्स, फार्म्स एंड पेट एनिमल्स के अंदर डिजीज़ फैलाई जाती है, जैसे कोलेरा है, टाइफाइड है, टिटेनस है, सिट्रस कैंकर है। ये सभी वायरस के द्वारा वेरियस बैक्टीरिया, ये सभी कॉज्ड बाय वेरियस बैक्टीरिया, बहुत अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाती है। अब बच्चों, बीच में एक टाइप ऑफ हेटरोट्रोप्स है, उनके बारे में देखें तो 3 प्रकार का हेटरोट्रोप्स हो सकते हैं, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक। और ऑटोट्रोप्स हैं, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं इसके अंदर, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। किसकी बात है ये, मोनेरा की बात है। अब सेकंड किंगडम है, उसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। जो प्रोटिस्टा किंगडम है ये यूकैरियोट्स होते हैं, सिंगल सेल दैट बिलोंग्स टू द किंगडम प्रोटिस्टा। मोस्ट ऑफ देम हैव एन एक्वेटिक हैबिटेट, और इसमें ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर। और दिस किंगडम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल 1866। सबसे पहले ये किंगडम है जो अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा 1866 में प्रपोज किया गया था। ये जो किंगडम है एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, किसके बीच में, मोनेरा और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के बीच में। और इनके बीच में स्ट्रक्चरली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली, इनका जो फिजियोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली और सेक्सुअली, दोनों टाइप से। कुछ मेंबर्स हैं इनके, वो कहाँ रहते हैं, एनिमल्स की बॉडी में और प्लांट्स में। ये एरोबिक रेस्पिरेशन, जो प्रोटिस्टा है इनमें एरोबिक मेजरली कौन सा रेस्पिरेशन पाया जाता है, एरोबिक। दीज आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, दीज कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और 80S राइबोसोम्स etc। जो प्रोटिस्टा है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इनमें मेनली, और इनमें जो ये है, इनके जो सेल है, इस सेल के अंदर मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और 80S टाइप के राइबोसोम्स हैं। साथ के साथ इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए प्लास्टिड भी प्रेजेंट होता है। और लोकोमोशन, जो इसमें लोकोमोशन है स्पेशली या तो सुडोपोडिया के द्वारा होता है जैसे कि अमीबा है, या सीलिया के द्वारा होता है जैसे कि पैरामीशियम है, या फिर फ्लैजिला के द्वारा होता है जैसे कि यूग्लिना है। इसी प्रकार से जो प्रोटिस्ट्स हैं इनके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। पहला है इसमें बच्चों फोटो ऑटोट्रॉप्स।
जिसे फोटोसिंथेटिक बोलते हैं, जैसे कि डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, डाइटम्स हैं और ये यूग्लोनोइड्स हैं। दूसरा है जूट्रोपिक या होलोजोइक, जैसे कि अमीबा, प्लाज्मोडियम और दूसरे प्रोटोजोन्स। तीसरा है सेप्रोट्रोपिक या जिसे सेप्रोबिक बोलते हैं, जैसे स्लाइम है, मोल्ड्स हैं। फिर पैरासाइटिक, जैसे कि ट्रिप्नोसोमा, प्लाज्मोडियम और एंटामीबा। फिर है जैसे मिक्सोट्रोफिक लाइक यूग्लिना। सिम्बायोटिक, जैसे कि ट्राइकोनिम्फा एंड सम अदर जू फ्लैजिलेट्स। जो मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा हैं क्या क्या हैं? पहला है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, जैसे कि क्राइसोफाइटा और पायरोफाइटा, जिसे हम डाइनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं, या यूग्लोनोइड्स। स्लाइम मोल्ड्स हैं, जैसे कि सेफ्रोट्रोपिक प्रोटिस्ट। प्रोटोजोन्स है, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है, जैसे कि एमेबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स और सिलेटेड प्रोटोजोन्स। बच्चों, इसका जो ग्रुप्स हैं, जैसे क्रिस्टोफाइट्स, पहला है क्राइसोफाइट्स, सॉरी। इट इज मेड ऑफ गोल्डन एल्गी और डायटम्स। किसके बने होते हैं ये क्राइसोफाइट्स? गोल्डन एल्गी और डायटम्स के बने होते हैं। ये सभी कहाँ, जो एल्गी और डायटम्स हैं, ये फ्रेश वाटर में या साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, और इनमें से ज़्यादातर कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। और ये इनके अंदर अनब्रेकेबल सेल वॉल पाई जाती है, जिसके कारण इज ए रिजल्ट ऑफ सीलिया प्रेजेंट इन इट। इसके सिलिका प्रेजेंट, सॉरी, इनकी जो सेल वॉल है वो अनब्रेकेबल होती है, क्योंकि इनकी सेल वॉल में सिलिका पाई जाती है। विच आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ डाईएटोमस अर्थ। ये इसका डायोमेटस अर्थ है, डायटोमस अर्थ है, उसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। दे आर द प्राइमरी ओसनिक प्रोड्यूसर्स। जो ओसन है उसका प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? क्राइसोफाइट्स होते हैं। और मोस्ट ऑफ देम आर फ्लैजिलेट होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, और इनमें रिजेंबल एमीबॉइड्स होते हैं। दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट्स। These organisms are marine in nature and carry out photosynthesis। जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं ये मेराइन होते हैं नेचर में, और इनमें फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। इनकी जो कलर में भी वैरायटी पाई जाती है, जैसे कि कुछ ब्लू होते हैं, कुछ रेड होते हैं, कुछ ब्राउन होते हैं और कुछ येलो होते हैं। और ये सभी कलर इन किसके कारण होता है? इसमें प्रेजेंट वेरियस कलर जो पिगमेंट्स हैं उनके कारण। और इन अलग अलग पिगमेंट्स के कारण एक तरीके से ये इल्यूजन ऑफ कलर भी दिखाई देता है। सेलुलोज है, उससे सेल वॉल बनी होती है, और इनमें दो फ्लैजिला होते हैं। एक है जो कहाँ ट्रांसवर्सली, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनली इनके अंदर पोजिशनड होता है। और अमोंग द इंस्टेंस आर नोक्टिल्यूसा, साइंटिफिकली द ब्रानक्सस किटेनेला, इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर है यूग्लेनोइड्स। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, उन्हें यूग्लेनोइड कहा जाता है, और ये कहाँ पे? स्टेंजेंट वाटर के अंदर पाया जाता है। ए लेयर नॉन एज पेलिकल, इनके ऊपर जो लेयर पाई जाती है वो पेलिकल की होती है और प्रोटीन रिच होती है। साथ के साथ ये इन ऑर्गेनिज्म से सराउंडेड भी होती है। दे कैन फंक्शन एज बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक, और ये बोथ ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक दोनों टाइप का फंक्शनिंग होता है इसके अंदर। कुछ ऑर्गेनिज्म है सच एज यूग्लिना एंड हैव वन लॉन्ग एंड शॉर्ट फ्लैजिला। इनके अंदर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, जिनमें एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है। साथ के साथ इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और जिसके कारण ये खुद के सब्सटेंस प्रोड्यूस कर सकती है। द पेरामाइलोन, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट है, इसका फूड स्टोर होता है किसमें? यूग्लेनोइड्स में।
इनका जो फूड स्टोर है वो पैरामाइलोन के रूप में होता है, और ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड्स। दे आर saprophytic by nature and in the right circumstance they can produce plasmodium which are aggregation. They have real cell walls, are quite resistant of harsh environment and under poor circumstances develop fruiting bodies with spores. इनके अंदर सेल वॉल्स पाई जाती है, हार्श कंडीशंस जो है उसमें भी ये रेसिस्टेंट होते हैं। इनमें कुछ फ्रूटिंग बॉडीज जैसे कि स्पोर्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। जो नॉन फेवरेबल कंडीशन होती है उस टाइम इसमें ये जनरेट प्रोड्यूस हो जाते हैं। जिसे प्रोटोजन्स लाइक प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटोजन्स हैं जो प्रोटिस्टा की तरह होते हैं। इट इज़ नोन दैट दे आर हेटेरोट्रोप्स। कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं। दे आर एबिलिटी टू एग्जिस्ट एज पैरासाइट्स और प्रीडेटर्स। ये किस रूप में रह सकते हैं, पैरासाइट्स के रूप में और प्रीडेटर्स यानी कि परजीवी के रूप में और मरे हुए को खाने वाले के रूप में। 4 कैटेगरीज ऑफ प्रोटोजोआर्स एग्जिस्ट। कितने कैटेगरीज पाई जाती है, 4। फ्रेश वाटर, मॉइस्ट सोइल, salt water are the home of amoeboids protozoa which are pseudopodia that allow them to consume food particles like those found in amoeba. ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, मॉइस्ट सोइल के अंदर, साल्ट वाटर में, इन सभी में भी ये रह सकते हैं। इनमें सूडोपोडिया पाया जाता है जो कि इनके फूड पार्टिकल्स को कंज्यूम करने में काम आता है, जैसा कि हमने अमीबा के अंदर सूडोपोडिया देखे हुए हैं। फ्लैजिलेट प्रोटोजोआज कैन बी क्लासिफाइड एज देयर आइदर पैरासाइटिक और फ्री लिविंग्स। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है उनको या तो पैरासाइटिक या फिर फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स के रूप में इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। नंबर्स पैरासाइटिक इलनेस आर कॉज्ड बाय दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे जो पैरासाइटिक इलनेस है वो इन ग्रुप्स के कारण होता है, जैसे कि ट्रैपनोसोमा। इनके ट्रैपनोसोमा जो प्रोटिस्टा है जिसके कारण क्या आता है, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी है वो ट्रिपनोसोमा के कारण होता है, निद्रा रोग बोलते हैं इसको हिंदी में। थाउजेंड्स ऑफ सीलिया आर प्रेजेंट इन सीलेटेड प्रोटोजोआ। जो सीलेटेड प्रोटोजोआ है उसमें हजारों की संख्या में सीलिया पाए जाते हैं। दे कैन ट्रेवल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जिसके कारण जो प्रोटिस्टा है वो सीलेटेड प्रोटिस्टा वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रेवल कर सकते हैं। थैंक्स टू द सीलियाज मूवमेंट इट आल्सो फैसिलिटेट the intake and external food consider paramecium। और ये जो है किसके द्वारा, सीलिया के द्वारा इनका बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, और साथ के साथ ये फैसिलिटेट करता है किसमें, एक्सटर्नल फूड को इनटेक करने में, जैसे कि पैरामीशियम के अंदर किया जाता है। वाई प्रोटिस्टा मैटर्स। आखिर प्रोटिस्टा इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये इसका मैटर क्या मैटर करते हैं, इनको क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है क्लासिफाई करने की। तो बच्चों इसके बहुत सारे इसके कैरेक्टर्स हैं जिसके कारण ये मैटर करते हैं। पहला है इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंस। तो डाइटम्स प्रोड्यूस 50% ऑफ अर्थ ऑक्सीजन। जो अर्थ की जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका 50% कौन प्रोड्यूस कर रहा है, डाइटम्स। साथ के साथ ये फूड चेन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए फूड एल्गी प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा, डिजीज़ भी इनके द्वारा फैलती है, जैसे कि प्लाज्मोडियम जो प्रोटिस्ट है उनके उसके द्वारा मलेरिया, ट्रेपनोसोमा के द्वारा स्लीपिंग सिकनेस, ये सभी इसके कारण होता है। तो बच्चों ये वर्ड है एल्गल बूम, ये आप ज़रूर देखना एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो देखो क्या होता है एल्गल बूम। तो टू मेनी एल्गीज
क्लॉग वाटर, रिड्यूस ऑक्सीजन एंड किल फिश। बहुत सारे एल्गीज हैं एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और वहाँ से जो ऑक्सीजन है उस एरिया की उसको रिड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण उस जो वाटर का जो सोर्स है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसमें प्रेजेंट जो फिश है वो मर जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी तो इसका जो बीओडी है उस पानी का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। थर्ड है बच्चों किंगडम फंजाई। थर्ड किंगडम है फंजाई। तो फंजाई आर नेचुरली हेट्रोट्रोफिक। नेचुरली कैसे होते हैं? हेट्रोट्रोफिक होते हैं। सम फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म mature and are called saprophytes, and some can feed on living organisms and parasites। जो फंजाइज है वो नेचुरली कैसे होते हैं? हेट्रोट्रोफिक होते हैं। इनमें से कुछ तो है जो ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, डेड ऑर्गेनिक के ऊपर फीडिंग के लिए डिपेंडेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट बोलते हैं। और कुछ क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं। जबकि कुछ फंजाइज हैं म्यूचुअली रिलेशनशिप के अंदर भी रह सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। जैसे एल्गी के साथ अगर है तो उसको क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। और अगर किसी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस बोलते हैं। तो लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, एंड माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक relationship between fungi and the roots of the higher plants। जो फंजाइज हैं वो दो प्रकार के सिम्बायोटिक रिलेशन में पाए जा सकते हैं, जैसे कि लाइकेन में। इसमें क्या होता है? फंजाई और एल्गी का रिलेशनशिप होता है जिसको लाइकेन बोलते हैं, और दूसरा फंजाई और हायर प्लांट्स की रूट्स का रिलेशनशिप होता है सिम्बायोटिक, जिसे माइकोराइजा बोलते हैं। इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत सारी अलग अलग मेथड्स के द्वारा हो सकता है, जैसे कि बडिंग के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा या फिर फ्यूजन के द्वारा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये स्पोर्स के द्वारा, जिसको हम कोनिडिया बोलते हैं, जू स्पोर्स या स्पोरेंजियम, इनके द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट स्पोर्स, जिनको अपन ऊस्पोर्स या एस्कॉर्प्स या फिर बेसिडियो स्पोर्स बोलते हैं, इनके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो फंजाई है वो थ्री स्टेप्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट क्या है? इसमें प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन होता है, जिसको हम प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। देन द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई अक्योर्स नोन एज द कैरियोगेमी। और फिर अगर न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है तो कैरियोगेमी बोलते हैं, विच लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिसके द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है। देन फाइनली द मियोसिस ऑफ द जाइगोट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। उसके बाद में जो जाइगोट बनता है उसमें मियोसिस होता है और क्या बनता है? स्पोर्स बनते हैं। द माइसीलियम इज नोन एज द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द फंगस। जो फंगस का जो वेजिटेटिव पार्ट है उसको माइसीलियम बोलते हैं। द हाइफा नेटवर्क इज कॉल्ड द माइसीलियम। जो हाइफा नेटवर्क है उसको माइसीलियम कहा जाता है। ड्यूरिंग द सेक्सुअल साइकिल द फंजाई टू हैप्लॉइड हाइफी फ्यूज फ्रॉम डिप्लॉइड सेल्स। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में तो दो हैप्लॉइड हाइफी है वो आपस में फ्यूज होती है और एक डिप्लॉइड सेल बनाती है। ठीक है, तो द किंगडम ऑफ फंजाई इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस। तो इस तरीके से इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है और हम आगे इस किंगडम फंजाई को डिवाइड करेंगे डिफरेंट क्लासेस में। तो पहली है फाइकोमाइसिटीज, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लोअर फंजाई। दूसरी है एस्कोमाइटिसीज, जिसे सेक फंजाई बोलते हैं। तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज, जिसे कब फंजाई बोलते हैं। फिर है जाइगोमाइसिटीज, जिसको कॉन्जुगेशन फंजाई बोलते हैं। तो इस प्रकार से 4 टाइप के फंजाई में डिवाइड किया जा सकता है। तो पहला है फाइकोमाइसिटीज। तो बच्चों फाइकोमाइसिटीज हैं वो लोअर फंजाई होते हैं। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो मोटाइल स्पोर्स के द्वारा होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? जू स्पोर्स बोलते हैं। ये इमोबाइल होते हैं एंड जू स्पोर्स जो कि मोटाइल होते हैं, और इमोबाइल स्पोर्स जिनको हम क्या बोलते हैं?
एप्लेनोस्पोर्स बोलते हैं, इनके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजियम। जो स्पोर्स हैं वो सारे कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरेंजियम में होते हैं। द जाइगोस्पोर्स इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द गैमेट। जो जाइगोस्पोर है वो किसके द्वारा बनता है? गैमेट्स के फ्यूजन के बाद में। और जो माइसीलियम है इज कोएनोसाइटिक, या जिसको अपन सेवरल न्यूक्लियाई बोलते हैं, और मल्टी न्यूक्लियर होती है। फॉर एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो, ये फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है। दूसरा एस्कोमाइसिटीज, जिसको हम सेक फंजाई या थैले वाले फंजाई भी बोलते हैं। दे कैन बी बोथ सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। ये सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक दोनों प्रकार का हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कोनिडिया के द्वारा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर एस्कोस्पोर्स के द्वारा होता है। जो एस्कोस्पोर्स हैं ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेट माइसीलियम में पाए जाते हैं, जिसको हम एस्कोमाइसिटीज बोलते हैं। ठीक है, और हम इस एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल देखें तो पेनिसिलियम, एस्परजिलस और क्लेविसेप्स इसके एग्जाम्पल है। तीसरा टाइप ऑफ फंजाई है, उसे हम बोलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज या क्लब फंजाई। तो देखो इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मोगेमी दो वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स के बीच में होती है, जिससे कि बाइसेडियम बनता है। और जो बाइसेडियम है बाद में कैरियोगेमी होती है, और उसमें फिर कैरियोमेगेमी के बाद में मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद में बेसिडियोस्पोर बनते हैं। तो इस प्रकार से इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। और इसके एग्जांपल एगेरिकस है, जिसको मशरूम बोलते हैं, और यूस्टिलिगो है, जैसे कि फायर रूट बोलते हैं। ऐसे ही ड्यूटेरोमाइसिटीज एंड कॉमनली नोन एज द imperfect fungi because they do not reproduce sexually at any stage of their life cycle। जो ड्यूटेरोमाइसिटीज हैं कॉमनली उनको imperfect fungi बोलते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्योर्स थ्रू कोनिडिया। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है। माइसीलियम है, सेप्टेट होती है, ब्रांच्ड होती है, जैसे कि एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट है बच्चों जाइगोमाइसिटीज, जिसे कॉन्जुगेशन फंजाई भी बोलते हैं। ये प्रिमिटिव ग्रुप है फंजाई का। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा। जो नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर्स है उनके द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि राइजोस्पस। बच्चों अब नेक्स्ट जो किंगडम है वो है प्लांट किंगडम। तो बच्चों इट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। इसमें जो प्लांटी किंगडम है इसमें सभी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर और फोटोसिंथेटिक प्लांट्स को इसमें ऐड किया गया है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि most of them are eukaryotic in nature। मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा इसमें फूड बनता है, और इसमें एक प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की, वो सेक्सुअल भी हो सकती है और असेक्सुअल भी हो सकती है। दे रिप्रेजेंटेड द फिनोमिना ऑफ अल्टरनेशन। इनमें अल्टरनेशन का फिनोमिना पाया जाता है जनरेशन का। डिप्लॉइड सेप्रोफाइट्स होते हैं, हेप्लॉइड गेमेटोफाइट्स होते हैं। बच्चों फिफ्थ किंगडम है एनिमेलिया। बच्चों यहाँ पर आपने देखा होगा कि प्लांटी किंगडम को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, और एनिमेलिया किंगडम है ये भी आपको ब्रीफली इसमें दिया हुआ है। तो बच्चों इनको कम डिस्क्रिप्शन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इनके ऊपर चैप्टर 3 और इसके ऊपर चैप्टर 4 इस बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। तो पहला है किंगडम एनिमेलिया। तो दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर हेटेरोट्रोफिक यूकैरियोटिक
ये जो एनिमल्स हैं एनिमेलिया के, वो हेटरोट्रोपिक होते हैं और यूकेरियोटिक होते हैं। इनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस तरीके से हैं। क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, वेरियस साइज होती है, इनमें सेल वाल, ऑर्गन सिस्टम्स आर वेल डेवलप्ड, ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। इनके अंदर स्केलेटन सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। सेल वाल बच्चों इसमें एब्सेंट, जो सेल वाल है उसमें इसमें एब्सेंट होती है। दे आर फाउंड इन बायलैटरल सिमेट्री, इनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। वेल डेवलप्ड लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और इनमें जो जो श्वास है वो गिल्स के द्वारा, बुक लंग्स के द्वारा, बुक गिल्स के द्वारा, स्किन के द्वारा, लंग्स के द्वारा होता है। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस बाउंडेड होता है किसके द्वारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। इनमें जो सर्कुलेशन है ब्लड के द्वारा या ब्लड वेसल्स के द्वारा या फिर हार्ट के द्वारा होता है। रिप्रोडक्शन है इसमें हैप्लॉइड गैमेट्स के फॉर्मेशन के द्वारा होता है, और जो गैमेट्स हैं फ्यूज़न होने के बाद में डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, जो बाद में डिवाइड होता है और न्यू डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट होता है। इनमें किडनी होते हैं, जो कि मोस्टली इनका एक्सक्रेटरी ऑर्गन पाया जाता है। बच्चों, ये तो थे पांचों वीटेकर के दिए हुए किंगडम्स जिनके बारे में अपन ने स्टडी करी। फिर स्पेशल ऑर्गेनिज्म है वायरस, इसके बारे में भी देखते हैं। तो वायरस आर एसेलुलर स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर डू नॉट फाइंड ए प्लेस इन वीटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो वीटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें इसको कोई स्थान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये क्या है? एसेलुलर स्ट्रक्चर्स में पाई जाती है। इनमें न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए या फिर आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है, साथ के साथ ये प्रोटीन कोड के द्वारा साउंडेड रहता है। ये जो वायरस है वो मल्टीप्ली ग्रो कर सकते हैं होस्ट की सेल के अंदर। वायरस है क्रिस्टल्स आउटसाइड द सेल है, होस्ट सेल है उसके आउटसाइड ये क्रिस्टल्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। इसमें डिजीज़ के कोज इसके कारण बहुत सारी डिजीज़ होती है और होस्ट को डैमेज करते हैं, जैसे कि जो वायरोला है, स्मॉल पॉक्स, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है, ये सभी वायरस के द्वारा होता है। फिर एक और वर्ड है वायरोइड। ये बच्चों स्मॉलेस्ट नॉन आइडेंटिफिकस जो स्ट्रक्चर्स हैं वायरस से भी छोटे। ये इसके अंदर केवल न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और प्रोटीन सेल नहीं पाई जाती है। फिर है प्रायन्स है जो इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं जो कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। ये वायरस और बैक्टीरिया की तरह नहीं होते हैं। इसमें प्रायन्स के अंदर जेनेटिक मेटेरियल की कमी होती है। दे कोज सर्टेन न्यूरोलॉजिकली डिजीज बाय inducing normal proteins in the brain of the brain to misfold leading to brain। ये इनके द्वारा न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती है, जिसमें क्या होता है कि ये जो ब्रेन है उसमें जब एंटर करता है तो मिसफोल्ड या फिर मिसलीड करता है ब्रेन को और ब्रेन को डैमेज करता है। नोटेबल प्रोइंस डिजीज़ है जैसे कि इंड्यूस्ड मेड काउ डिजीज़, जो ब्रोविन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी है, या BSE जो मेड काऊ है, जिसे कभी कभी देखा होगा आपने, गाय पागल हो जाती है तो किसके कारण होता है? प्रोविंस के कारण होता है। इन कैटल एंड क्रुड्सफॉल्ड जेकब्स डिजीज़, ये भी किस ह्यूमन्स के अंदर इन प्रोविंस के कारण होता है। और उसके साथ साथ डिजीज़ है आर रेयर बट कैन बी सर्व एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सिम्टम्स सच एज मेमोरी लॉस। और इसी के साथ साथ जैसे कि मेमोरी लॉस है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है और बिहेवियरल चेंज है, ये भी प्रियंस के कारण होने वाली बीमारियां हैं। कुछ बच्चों स्पेशल वर्ड आए थे इस चैप्टर में, जैसे कि लाइकेंस। जो लाइकेंस है ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, किसका? एल्गी और फंजाई का। इसमें जो एल्गल जो कंपोनेंट है
वो ऑटोट्रोपिक होता है और सिंथेसाइज करता है, क्या, फूड सिंथेसाइज करता है। जबकि जो फंगल कंपोनेंट है वो प्रोटेक्शन और शेल्टर प्रोवाइड करता है, किसको, एल्गी को, और एल्गी इनको फूड प्रोवाइड करवाता है। अब बच्चों पूरे चैप्टर में से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, वो भी थोड़ा बहुत हम इसमें देखते हैं। जैसे टेक्सोनोमी वर्ड है वो डी कंडोले के द्वारा दिया हुआ है। मेथड है क्लासिफिकेशन की 3 टाइप की है, आर्टिफिशियल मेथड्स जो कि 1 और 2 कैरेक्टर्स के आधार पर पाई जाती है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियस। दूसरा है नेचुरल मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन है जो मॉर्फोलॉजिकली और अदर मेन कैरेक्टर्स के आधार पर क्लासिफाई करी जाती है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर। फिर जैसे और है इसका तीसरी है फाइलोजेनेटिक मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या इवोल्यूशन सीक्वेंस के आधार पर पाई जाती है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गर एंड प्रेंथल। बच्चों आर्कीबैक्टीरिया आर द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स, ये एक बाद में एग्जाम्स में पूछे जाने वाला भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटिस्टा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट मोनेरा एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स। जो प्रोटिस्टा है कनेक्टिंग लिंक का काम करता है प्रोकैरियोटिक और हायर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स ऑर्गेनिज्म्स के बीच में। Rare tide is caused by excessive growth of number of dinoflagellates called Genuloxus। जो रेड फ्लैजलेट्स हैं, रेड टाइड है, ये भी डायनोफ्लैजेलेट्स के कारण होता है। तो बच्चों ये था अपना चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। Thank you.